एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्या कह रही है वो आपको बता दें। फिर पावर में आरती, आईएएस तबादला सूची का पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं लगातार। 2006 बैच की आईएएस आरती डोगरा को अब डिस्कॉम की बड़ी कमान सौंपी गई है। राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन के साथ ही जयपुर डिस्कॉम का सीएमडी बनाया गया है आरती डोगरा को। डोगरा के पास बिजली कंपनियों के कामकाज का है पुराना अनुभव और उस अनुभव का लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। पूर्व में जोधपुर डिस्कॉम की एमडी के रूप में डोगरा ने छोड़ी थी अपनी अलग छाप, जिसका जिक्र हम इससे पहले लगातार कर रहे हैं कि अनुभव को भी यहां पर रखा गया है ध्यान में। इसी अनुभव को देखते हुए डोगरा को सरकार ने दी है चुनौतीपूर्ण टास्क। वैसे हमेशा रिजल्ट ओरिएंट अफसरों में होती है आईएएस आरती डोगरा की गिनती और इस बार भी उनको अहम जिम्मेदारी, लेकिन टास्क बड़ा है। इससे पहले भी बड़े टास्क उनको मिल चुके हैं और हर बार टास्क पर खरी भी आरती डोगरा उतरी हैं। इस बार जो जिम्मेदारी है उनकी वो इस बार भी बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन चुनौतियों को पार करना अफसरों को आता ही है। इसी कड़ी में अगर आरती डोगरा की बात करें तो 2006 की बैच की आईएएस है और आरती डोगरा को अब डिस्कॉम की बड़ी कमान सौंपी गई है। राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन के साथ ही उनको अब डिस्कॉम का सीएमडी बनाया गया है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा, जिनकी रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, वो हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास जी, क्योंकि आपकी रिपोर्ट अपने दर्शकों को हमने बताई है और अगर आरती डोगरा का जिक्र करें तो अहम जिम्मेदारी इस बार भी आरती डोगरा को मिली है। हाँ बिल्कुल, देखिए दीपिका जी, ये जो तबादला सूची है इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो है वो ये की गई है कि जो पुराना अनुभव जिन अफसरों का है उन अफसरों को इस लिस्ट के अंदर वापस से तवज्जो दी गई उसी विभाग के अंदर काम करने की, ताकि वो लोग एक बेहतर डिलीवरी कर पाए। उसी के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया जिसमें कि एक कह सकते हैं कि कांटो भरा ताज और चुनौतीपूर्ण टास्क जो है वो आरती डोगरा को दिया गया है, जिनको कि राजस्थान डिस्कॉम्स का चेयरमैन बनाया गया है। उसके साथ ही जयपुर डिस्कॉम के अंदर सीएमडी की जिम्मेदारी, उनको अहम जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। देखिए, इस सरकार में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये कह चुके थे कि उनकी प्राथमिकता पे पहला जो साल है उसमें बिजली और पानी उनकी पहली प्राथमिकता है और इसी को देखते हुए इस सेक्टर, दोनों ही सेक्टरों के अंदर जो बदलाव किया गया उसमें पुराने अनुभव और साथ में जो अफसरों की जो वर्किंग है उसको ध्यान में रखते हुए पोस्टिंग दी गई है। अगर बात करें आरती डोगरा की तो ये पहले भी ऊर्जा महकमे की कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों की बात करें तो तकरीबन 8 साल तक ऐसे समय गुजरा है जब आरती डोगरा सीधे तौर पर बिजली कंपनियों के कामकाज से जुड़ी हुई थी। वो खुद जोधपुर डिस्कॉम के अंदर एमडी रह चुकी है, उन्होंने लंबे समय तक वहां पे काम किया और एक अपनी अलग छाप छोड़ी थी वहां कामकाज के अंदर, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो फील्ड रिपोर्टिंग की बात हो, चाहे वो वहां पर रेवेन्यू की बात हो या फिर नवाचार की बात हो। बिजली कंपनियों में कुछ ही अफसर होते हैं जो आकर के और नवाचार कर पाते हैं और उसको सफल कर पाते हैं, तो उन्हीं अफसरों की श्रेणी में आरती डोगरा का नाम है, जिनको एक अहम जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इसके साथ ही अगर बात करें आरती डोगरा की तो इससे पहले पूर्व की सरकार में वो स्कीमों में जब उनका जिम्मा था तब भी वो बिजली के मामलों को देखा करती थी। तो कुल मिला के बात करें कि लगातार बिजली कंपनियों के कामकाज से जुड़ी हुई थी और एक अच्छा अनुभव उनके पास बिजली सेक्टर को लेकर के है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का इस वक्त ऊर्जा सेक्टर सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, तो उसको देखते हुए ये जो फैसला है ये काफी हद तक बेहतर फैसला माना जा रहा है और इसके रिजल्ट बहुत सुखद होंगे। जो टेक्नोक्रेट्स है जो उनके साथ काम कर चुके हैं उनके अंदर भी खुशी की लहर है, क्योंकि टीम अगर काम करती है तो वास्तव में ऊर्जा सेक्टर जो है उसको एक नई दिशा दी जा सकती है। ठीक है विकास जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं 108 आईएएस अफसरों के तबादले के। हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और कोशिश रही कि हर एक जानकारी सूची की हम आपको बताएं और साथ ही साथ समझाएं भी। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, काम को लेकर सरकार बहुत गंभीर है, काम जल्दी से जल्दी हो, डिलीवर ज्यादा हो और जल्दी हो, यही फोकस भी है, कोशिश भी है। लेकिन बीते दिनों की अगर हम बात करें तो लंबी तबादला सूची का इंतजार भी किया जा रहा था और इंतजार न केवल आम लोगों को था बल्कि खुद अधिकारियों को भी था। इस वजह से ऐसी भी खबरें सामने आई कि जो फाइल पेंडेंसी है वो ना रहे। इस पर तो सीएस का, खुद मुख्यमंत्री का फोकस है ही, लेकिन फाइल पेंडेंसी रह रही थी, छूट रही थी। इस वजह से इंतजार अधिकारी ये कर रहे थे, पशुपेश में वो भी थे कि हमारा तबादला कहां पर हो जाए तब जाकर आगे फाइल को बढ़ाया जाए। लेकिन वहां पर जो पशुपेश की स्थिति थी वो अब खत्म हो गई है। अब जो फाइल कहीं ना कहीं पेंडेंसी में होंगी वो अब आगे बढ़ पाएंगी। बिल्कुल दीपिका, ये एक आमतौर पर माना ही जाता है बार बार और एक परसेप्शन दरअसल जनता का उभरता है, क्योंकि यदि हम तबादले को आम रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया के हैं तो
ये तो कहने वाली बात होती है, लेकिन आम जनता जब समझती है बिल्कुल। तो वह यही समझती है कि कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई तबादला नहीं हो रहा है, और उसके बाद ही वह ये समझती है कि कोई चेहरे बदले गए हैं, कोई जिम्मेदारी बदली गई है और कोई प्रशासनिक कामकाज का तरीका बदला गया। तो इस सरकार के लिए बार बार कहा जाता था कि अभी तक कोई पुरानी जो सरकार है उनके जो प्रमुख चेहरे हैं वही सरकार इस सरकार को भी चला रहे हैं। और ये चूँकि लंबा समय हो गया था तो ऐसे एक रूटीन सा आ गया था सचिवालय के कामकाज के तरीके में और जगह भी जो विभागों में कि वो एक रूटीन सा एक रास्ता सी आ रही थी। हालांकि जो मुख्य सचिव के निर्देश थे उसमें यह बहुत ज़्यादा संभावना नहीं थी कि ना कोई फाइल रोक कर बैठ जाए, क्योंकि उनको रोजाना के आंकड़े से अपडेट होना पड़ता था कि हमारे कितनी फाइलें गई हैं और वो जो एवरेज है ब्यूरोक्रेसी का, उस एवरेज से वो मीट आउट कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो वैसे अगर यूँ देखें तो वैसी सुस्ती नहीं थी, फाइलें आ रही थी जा रही थी, लेकिन एक नीरसता सी, एक जड़ता सी जिसको कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि एक जो पानी अगर ठहर जाता है तो जमा हो जाता है तो उसमें गंदगी हो जाती है। लेकिन वह एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं होने से एक स्थिति आ गई थी और उस स्टिग्मा को तोड़ने के लिए लंबी कवायद की थी। पहले भी जो मुख्यमंत्री के SES हैं वो और मुख्य सचिव बैठे थे और पहले भी ये कवायद की गई। 1 महीने पहले हुई, फिर कुछ समय पहले हुई, फिर कुछ समय पहले और हुई, जिसके बाद ये अब कल जब ये पूरी कवायद हुई, जब मुख्यमंत्री को भी वक्त मिला पूरा एक चीज़ पर डिस्कस करने का, तब जाकर ये सूची सामने आई। और अब यह माना जा रहा है कि एक नए चेहरे के साथ, एक ऐसी टीम के साथ, फ्रेश चेहरे के साथ, क्योंकि अगर हम JDC के रूप में देखते हैं तो आनंदी का नाम सामने आता है, एक यंग डायनेमिक अफसर, सर्विस डिलीवरी वाली अफसर, जिन्होंने मसूरी में जो प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ से लेकर जो यहाँ विभिन्न पदों पर रही वहाँ पर भी अपना सिक्का जमाया है। खान विभाग में उन्होंने अभी हाल ही में राजस्व बढ़ाने में बहुत अहम योगदान दिया है। इसी तरह से नए कलेक्टर की अगर बात करें, इस पर हम आएंगे डॉक्टर ऋतुराज, नए कलेक्टर पर, लेकिन सचिवालय का अगर जिक्र हो रहा है तो आप जिस तरीके से बता भी रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस को तो ध्यान में रखा ही गया है, लेकिन डायनेमिक जिस तरीके से नए अफसरों का आप जिक्र कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि वर्क फोर्स में जब बिल्कुल यंग चैप जिसको कहते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी की भाषा है, वो भी हो और जो पहले इस तरह के कलेक्ट्री का काम कर चुके हैं वो अधिकारी भी हों और नए अनुभवी रखने वाले जो नए प्रमोटी हों, वो भी, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और वह ध्यान काफ़ी हद तक इसमें भी रखा गया है। जैसे हम अगर टीना डाबी की बात करें तो उन्हें फिर कलेक्ट्री दी गई है। उनके ही पति प्रदीप गवांडे केशव राव को भी कलेक्ट्री दी गई है। तो यह अब चूंकि सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं कई, जैसे अगर टीना डाबी की बात करें तो संयुक्त सचिव के रूप में उन्होंने अहम जिम्मा निभाया था वित्त विभाग में। तो वहाँ का अनुभव, कलेक्ट्री का अनुभव और उसके बाद अभी पंचायती राज में उन्होंने जिम्मा निभाया, उसके बाद फिर अब वापस कलेक्टर बने, तो एक मंजे हुए अफसर की वहाँ पर एक छाप दिखेगी उनके फैसलों में, उनके जो प्रशासनिक कामकाज के तरीके में। इसी तरह से जो हरिमोहन मीणा हैं, वह नाम भी मैं लेना चाहूँगा। आशीष गुप्ता हैं जिन्होंने अभी अलवर कलेक्ट्री की थी, लेकिन अब उन्हें महानिरीक्षक पंजीयन मुद्रांक बनाया। तो ऐसे भी अधिकारी हैं जिनको कुछ समय के लिए कलेक्ट्री से निवृत्त भी किया है और ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्हें कलेक्ट्री दी गई है और ऐसे भी अधिकारी हैं जिनकी बस जिला बदल दिया गया है, कलेक्ट्री उनकी बरकरार है। और ऐसे भी है जिनके पास एक के अलावा और भी जिले हैं, कलेक्टर ऐसे भी हैं, इसमें नाम शामिल है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब जयपुर जैसे ज़िले की बात आती है तो यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है और विस्तार के साथ साथ ही क्योंकि यह भी देखने को मिलता है कि अभी भी जो जिलों को नए ज़िले जो गठन हुए थे उसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। ऐसे में दूदू जिले का किस तरह से प्रशासनिक संचालन किया जाए, जयपुर ग्रामीण का किस तरह से प्रशासनिक संचालन किया जाए, इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए जो जयपुर कलेक्टर बनाए गए हैं उन्हीं को
जिम्मेदारी दी है इन 2 कलेक्टर पद की। और अगर ऐसे ही अतिरिक्त चार्ज के रूप में अन्य जो पदभार है उनकी भी बात की जाए तो कई अधिकारी ऐसे सामने आते हैं जो पावरफुल नज़र आते हैं। बिल्कुल पावरफुल कई अधिकारी नजर आते हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल है। लेकिन डॉक्टर ऋतुराज, सचिवालय का एक बार फिर से हम जिक्र कर लेते हैं। सचिवालय में जगह बनाने में कौन कौन कामयाब हो गया है और कौन ऐसे छूट गए हैं जो कामयाब नहीं हो पाए हैं सचिवालय आने में, क्योंकि काफी समय से काफी लोगों को इंतजार भी था, कई अधिकारियों को इंतजार था सचिवालय वापसी का। देखिए, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो प्रशासनिक कारणों से या फिर किन्हीं अन्य कारणों से सचिवालय से बाहर किए गए हैं। जैसे शुभ्रा सिंह का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि वो सीनियर थी, काफ़ी लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि मुख्य सचिव से भी सीनियर हैं, तो इसलिए सचिवालय से बाहर इनकी पोस्टिंग हो, और वो पोस्टिंग राज्य पथ परिवहन निगम में जयपुर में की गई। ये भी हो सकता था कि उन्हें राजस्व मंडल अजमेर भेजा जाता, लेकिन इस पर खासी एक्सरसाइज मंथन हुआ, उन्हें जयपुर ही रखा गया। सचिवालय से बाहर तो दी पोस्टिंग, लेकिन जयपुर ही रखा गया। ये भी एक देखने वाली बात है। राजेश यादव लंबे समय से एपीओ थे, लेकिन अब जयपुर में सचिवालय में यहाँ पर पोस्टिंग, बहुत एलएसजी में प्रमुख सचिव पद बनाए गए, बहुत अहम पद है ये। और हेमंत गेरा जो कार्मिक विभाग में लगभग 4 साल तक काम कर चुके हैं, अब उनकी राजस्व मंडल अध्यक्ष के रूप में पोस्टिंग, यानी सचिवालय से बाहर पोस्टिंग हुई है। नीरज के पवन काफ़ी समय से बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त और उससे पहले बीकानेर संभागीय आयुक्त थे। बीच में इनका आयुर्वेद विभाग में सचिव पद पर तबादला जरूर किया था, लेकिन कुछ ही समय में, बहुत कम दिनों में इनका तबादला वापस संभागीय आयुक्त के रूप में कर दिया गया था बांसवाड़ा, तो वह सचिवालय लौटने में सफल हुए हैं। और युवा मामलात विभाग जो उसके सचिव बनाए गए हैं। डिस्कॉम्स अध्यक्ष बनके भानु प्रकाश येटुरू सचिवालय से बाहर गए थे, लेकिन चूंकि अभी आपने देखा विकास शर्मा जो एसोसिएट एडिटर है, उनकी रिपोर्ट थी कि आरती डोगरा को पावरफुल किया है, उनको डिस्कॉम अध्यक्ष बनाया है, तो उनको जब ये जिम्मेदारी दी तो येटुरू वापस से सचिवालय लौटे और टीएडी में उनको सचिव बनाया गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ सचिवालय आने में सफल हुए हैं और कुछ सचिवालय से बाहर किसी कारणवश करना पड़ा, जो कि एक प्रक्रिया कह सकते हैं हम कि प्रशासनिक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है और एक मैसेज भी है। बिल्कुल, एक मैसेज भी है और प्रशासनिक जो प्रक्रिया है वो अब कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, इंतजार तो अब खत्म हुआ, नई टीम बन चुकी है, फ्रेश टीम बन चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा काम पर और विकास पर। बिल्कुल, अब वह वक्त आ गया है कि सरकार को अपनी योजनाएं, अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, फ्लैगशिप योजनाएं तय करनी होगी, और योजना तय करने के साथ साथ उसे अमल में लाना होगा, उसे धरातल पर लाना होगा, क्योंकि यह जो समय होता है ये सबसे अहम समय होता है। सरकार का करीब 1 साल का होने से लेकर 2.5 साल तक जब हो जाता है, तब सरकार ऐसा माना जाता है कि फुल स्पीड में आ जाती है, कि एक मोमेंटम पकड़ लिया जाता है सरकार द्वारा, और उसकी एक जो रीति नीति है उसकी झलक है उनके योजनाओं में, उसकी बजट घोषणाओं में, उसकी जो कैबिनेट घोषणाएं उनमें, और तमाम तरह के संकल्प पत्रों में वह देखी जा सकती है। तो अब बार बार चर्चाओं में ये दौर सामने आता है कि जिस तरह से गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं थी, जिसे अभी तक याद किया जाता है, और हालांकि उसमें कई तरह के लेकिन बाद में सामने आए, लेकिन उन्हें अभी तक याद किया जाता है, और ये कहा जाता है कि इस तरह की फ्लैगशिप योजनाएं भूतो न भविष्यति थी। तो वह योजनाएं किस और नई योजनाएं उसमें कैसे हो, और जो पुरानी योजना है उसमें किस तरह से ऐसा सुधार हो जो आम जनता की और मदद हो सके, आम जनता के काम आ सके। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, आप लगातार फिर से हम बड़ी खबर पर लौटते हैं। बात हम कर रहे थे जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, 108 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, 20 को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, कुल मिलाकर पूरी सूची का अगर हम लब्बो-लुबाब आपसे समझना चाहें तो आप चंद शब्दों में क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि ये जो सूची आई है इसमें सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं संदेश साफ दे दिया गया है कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम है, विकास है। सूची का साफ संदेश यही है, जैसा कि आपने कहा कि
सिर्फ और सिर्फ विकास और काम है। दूसरी बात, इस सूची में जो चेहरे बदलकर एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है सरकार ने, तो उस तस्वीर को, उस आईने को और साफ करना होगा सरकार को आने वाले दिनों में। वह ऐसे होगा कि जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, वो लाई जानी चाहिए अब, और आम जनता के लिए योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लाई जानी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं वो उनका स्तर बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एक परसेप्शन यह भी उभर कर आ रहा है दीपिका कि जो भजनलाल सरकार आई है उसके बाद उनकी खुद की कोई योजना नहीं है, और यही कारण है कि अभी तक फ्लैगशिप योजना का फाइनलाइजेशन उस रूप में सामने हमें नहीं आया जिस रूप में गहलोत सरकार में देखा गया, और काफ़ी हद तक वो पूर्ववर्ती सरकारों में भी देखा गया। वसुंधरा सरकार ने भामाशाह योजना पेश की, जो कि कई तरह से गेम चेंजर के रूप में उसको कहा जाता है। इसी तरह से जो मुख्यमंत्री मुफ्त दवा और योजना है, मुफ्त जांच योजना है, उसको गेम चेंजर कहा जाता है। तो ऐसी योजना भजनलाल सरकार को भी देनी होगी, ताकि उसकी जो छवि है, जो तस्वीर बनाने की कोशिश की है, उसमें तस्वीर बहुत साफ सुथरी बने, जिससे कि आगे का विकास और रोड मैप बन सके, विकास का खाका खिंच सके, और जो उसमें यह भी हो कि केंद्र सरकार की जो रीति नीति है उसकी अच्छी बातों का भी समावेश हो, और भजनलाल सरकार की खुद की आइडेंटिटी भी उसमें नज़र आए। तो यह एक बहुत ज़रूरी कदम उठाया जाना चाहिए, और उसकी पहली कोशिश अगर हम कहें तो ये सूची हो सकती है, क्योंकि इसमें कई काबिल अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो विभाग हैं वो सौंपे गए हैं, और उसमें वो कितना खरा उतरते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन मॉनिटरिंग भी उसी लेवल पर की जानी जरूरी है। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, एक और बात, क्योंकि हालांकि अब 6 बजे से लगातार हम कर ही रहे हैं विश्लेषण पूरी सूची का, आप बता ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं, हमारे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, अगर कोई सवाल छूट गया हो हमसे, आप बताना चाहते हो, आपके जहन में हो, तो आप बता सकते हैं। देखिए, बार बार यही कहा जाता है कोई भी सूची में कि किसको कितना वजन उनका बढ़ा, कितना कद बढ़ा, तो अगर इस पैमाने पर अगर हम माने तो चूंकि ये कई प्रत्याशित नाम थे, इस बार की जो सूची थी वो इसलिए आम और खास में जो सबब बनी दिलचस्पी का वो यह थी कि कई प्रत्याशी नाम थे इसमें। शिवराज सिंह का नाम ले लीजिए अगर, वह नाम था, अगर राजेश यादव का नाम ले लीजिए वह नाम था, हेमंत गेरा का नाम ले लीजिए वो था, गायत्री राठौड़ का नाम ले लीजिए वह था, टी रविकांत का नाम ले लीजिए, वैभव गालरिया का नाम ले लीजिए, भवानी सिंह देथा का नाम ले लीजिए, नवीन जैन का, के पाठक का, जो भानुप्रकाश येटुरु हैं उनका, नीरज के पवन का, तो ये नाम समित शर्मा का, डॉक्टर समित शर्मा को बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी दी थी, PHED में सचिव बनाया था, और यह एक छवि दिखाने की कोशिश की थी कि हमारे अफसर इस तरह के होंगे, और हमने ऐसे अहम पब्लिक डीलिंग के विभाग में उनको इसलिए लगाया है कि वह एक बेटर सर्विस डिलीवरी कर पाएं और आम जनता की तकलीफ दूर कर सकें। अब उनको जब जिम्मेदारी बदली है तो उन्हें पशुपालन और मत्स्य सचिव बनाया गया है। तो यह भी देखना होगा कि इतने कम समय में जिम्मेदारी बदलना, इनकी भी जिम्मेदारी बदली, मंजू राजपाल की भी जिम्मेदारी जल्दी बदल दी, इसी सरकार ने लगाया था उन्हें JDC, और उनकी जिम्मेदारी भी बदल दी। तो ये तमाम बातें इस सूची में नजर आएगी कि कम वजन किसका किया और बाहर किससे हटाया और किसका बाहर हल्का किया और किसको बिल्कुल। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है, और बड़े प्रशासनिक फेरबदल के साथ ही साथ उम्मीद हम यही करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से विजन तो जनता के सामने रख दिया गया है, टीम भी उसी जोश के साथ ही उसी तरीके से काम भी करेगी, और काम ज्यादा से ज्यादा होगा, विकास के पथ पर राजस्थान आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, इस पूरे विश्लेषण